Welcome to my maths class, students. In my last lecture, I explained you GP. We did sums of exercise 9.3 of NCERT book, and today I am going to start miscellaneous exercise. First question of miscellaneous exercise is show that the sum of m plus nth term and m minus nth term is twice of an AP is equal to twice the mth term. देखो पहली बात तो ये एक AP का क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्लियर हो गया हमें, ठीक है। तो अब अगर हम AP का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम उसकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पहले एज्यूम कर लेते हैं A एंड D रिस्पेक्टिवली। फिर इसने बोला है कि इस AP की जो m प्लस nth टर्म है और m माइनस nth टर्म है वो ट्वाइस ऑफ द mth टर्म है, यानी हमें सबसे पहले m प्लस nth टर्म लेनी है। फार्मूला के अकॉर्डिंगली AP की m प्लस nth टर्म a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, और m माइनस nth टर्म क्या होगी a प्लस m माइनस वन इंटू डी। और इसको बोला गया इन दोनों को ऐड कीजिए। हमने दोनों को ऐड किया, यहाँ पर इसको d ये भी और यहाँ से दोनों से कॉमन निकाला, सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा ये इसके इक्वल आ रहा है और इसमें से 2 कॉमन है तो a प्लस m माइनस वन डी ये किसके इक्वल होता है? ये तो mth टर्म है, ये तो mth टर्म है। तो आगे जो हमें प्रूव करना क्या था कि ये दो टर्म्स का सम जो है वो ट्वाइस ऑफ mth टर्म के इक्वल है। ओके, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें बोला गया है सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 24। AP के 3 नंबर्स का सम अगर आपको कभी भी दिया हो तो मैंने पहले भी आपको बताया था वो 3 टर्म्स क्या लेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। इनका सम आपके पास 24 है, यानी 3a इज इक्वल टू 24, a आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन दी है प्रोडक्ट इज 440, उन तीनों को मल्टीप्लाई करो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 440, और उसमें आप a की वैल्यू जो अभी आई 8 वो पुट करके आप d की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि n टर्म्स का सम, एक AP है उसकी n टर्म्स का सम इज रिप्रेजेंटेड बाय S1 और 2n टर्म्स का सम इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय S2 एंड 3n टर्म्स का सम जो है दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय S3 एंड यू आर टू प्रूव दैट S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। तो क्योंकि ये AP का क्वेश्चन है, ये बोला है कि ये AP का क्वेश्चन है, तो हमने पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लिया दैट इज A एंड D रिस्पेक्टिवली। तो हमें बोला गया S1 is representing the sum of the first n terms of the AP, so I have written its formula. S2 is representing sum of first 2n terms, तो 2n terms का sum है तो 2n से रिप्लेस कर दिया n को, और जब 3 जो S3 है वो 3n terms का sum रिप्रेजेंट कर रहा है, तो wherever is this n in the formula we have replaced that by 3n. Okay. Now what we are to prove that this is equal to this. So I have taken this right hand side. I have put the values of S2 and S1 in this expression. From here you can see n by 2 and n by 2 are common. So I have taken this n by 2 and n by 2 common here. So what's left? 2 into all this expression, and I have multiplied d also here, and here also the left expression is this. Now after simplification I have received it, this is equal to 2a plus 3n minus 1 into d. From here I have taken d common, so this is equal to S3. देखिए ये S3 के इक्वल है, hence whatever we had to prove that is done. हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। दैट्स वेरी ईजी। आप 200 से बड़े शुरू कर दीजिए, कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 400 से छोटे होने चाहिए। यू कैन डू इट easily because this type of questions you have already done in your 10th class also. So I have taken now question number 5. In this question it is given that find the sum of integers from 1 to 100 that are divisible by 2 और 5। यानी 2 से एक तो कई बार होता है भाई लिखा हुआ 2 and 5, डिफरेंस समझो दोनों में। अगर 2 and 5 लिखा होगा तो उसका मतलब ये होता है कि जो 2 as well as by 5 दोनों नंबर से डिविजिबल होने चाहिए, वो वाला नंबर लेना है। जैसे कि आप लेंगे फिर 10, 20,
30, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, वो वाले नंबर होते हैं जब एंड होता है। लेकिन अब एंड नहीं है, अब है और। 2 से डिविजिबल सारे नंबर भी लिख लो भाई, और अगर कोई 5 से डिविजिबल है वो भी चलेगा। तो मैंने लिखा 2, 4, 6 से पहले एक नंबर ऐसा आ गया जो 5 से डिविजिबल है, दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। देन 6, 8, 10, 12, 14, 16 पर जाने से पहले अभी एक नंबर ऐसा है जो आपका 5 से भी डिविजिबल है, दैट आई हैव रिटन। तो अप टू 100 बोला है, 1 to 100, तो आई हैव रिटन इट हियर। तो अब मैंने क्या किया इसको, अब मुझे आई हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। मैंने अब इनको कैटेगराइज किया। कैटेगराइज कैसे, जो 2 से डिविजिबल है उन सबको एक साइड लिख लिया, एंड ओनली बाय 5 वो ऐसे। देखो मैंने यहाँ से 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, ये नंबर्स लेके इधर से जैसे 96, 100 ये ले लिए। जो बच गए वो क्या थे, 5। अब 10 तो यहीं पर आ जाएगा, 8 के बाद 10 यहाँ पर आ गया है ना, वो तो यहीं पर आ गया, तो उसको यहाँ पर नहीं लेंगे, डबल हो जाएगा अदरवाइज। फिर उसके बाद 5 के बाद जब 5 के टेबल में 10 आता है वो ऑलरेडी 2 में आ चुका है। फिर 15, 20 नहीं लेंगे, वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका होगा। फिर 25, लाइक वाइज दिस। तो ये वो नंबर हो गए जो दीज आर डिविजिबल ओनली बाय 5 बट नॉट बाय 2। ठीक है, ये 5, 15, 25, 95। तो हम अब अगर टोटल सम निकालना चाहते हैं, सो वी विल फाइंड द सम ऑफ दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप एंड वी विल ऐड दिस 2। तो हमने पहले S1 लिया, इसका सम निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है। इसमें A इज़ 2, D कितना है वो भी 2 है, और AN है 100, AN 100 है, तो उससे हमने N की वैल्यू निकाल ली। और हमने S1 जो है n/2, फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, n/2 A1 + AN वाला। ठीक है, ये भी तो सम का एक AP के सम का फॉर्मूला होता है। तो आई हैव फाउंड दिस वैल्यू ऑफ S1। लाइकवाइज यू आर टू डू टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस। ठीक है, ये वाली जो सीरीज़ है इसका सम आप खुद निकालेंगे। और इसमें A1 5 है, D भी आपका D कितना है, D 10 है, यहाँ A1 5 है और D आपका 10 है, A1 आपका 5 है, AN 95 है। बिल्कुल इसी तरीके से करके आप S2 भी निकालिए। S1 S2 निकालने के बाद यू पुट द वैल्यूज़ ऑफ S1 एंड S2 इन दिस वन एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड सम। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 you are to find the sum of all 2-digit numbers which when divided divisible by 4, when divided by 4 yield 1 as remainder। वो नंबर जिन 2 डिजिट के नंबर जिनको हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर रहता है। देखिए अगर 4 के टेबल में देखें तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। 12 पहला है जो 2 डिजिट नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 4, लेकिन हमें रिमाइंडर 1 चाहिए, तो हम एक बिगर नंबर मीन्स द नंबर विच इज़ बिगर देन 12 बाय 1 वी विल टेक दैट। 13 लिया फिर इसलिए, फिर 13 + 4 17, क्योंकि अब 16 इज़ डिविजिबल बाय 4, उसमें एक नंबर उससे बड़ा दैट इज़ 17, 21। ऐसे 96 आपका जो है दैट इज़ डिविजिबल बाय 2, लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है वो है 96, लेकिन हमें रिमाइंडर 1 चाहिए तो हमने 97 लिख लिया। अब इसमें A1 13 है, D 17 है, AN 97 है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये किया है आपने सम निकालने के लिए, पहले N की वैल्यू निकालिए फिर सम की वैल्यू निकालिए। यू कैन डू इट योर सेल्फ। सॉरी यहाँ पर D 4 है, 17 - 3 4 13। हाँ जी, इन क्वेश्चन नंबर 7 इट इज़ गिवन दैट इफ f इज़ अ फंक्शन विच इज़ सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन that f of x plus y is equal to fx into fy, where x and y are natural numbers, such that f1 is already given, that is 3, and you are to find out summation of fx from x1 to n equal to 120, then you are to find the value of n। यानी कि हम 1 से लेके कितनी टर्म्स का सम लें, ताकि कितनी टर्म्स लें ताकि जो सम है वो 120 आए। तो पहले हमें टर्म्स तो पता चले ना। पहली टर्म पता है दैट इज़ f1 = 3 है, और fx + y = fx into fy दिया है। अब हमें बोला है x और y आपने नेचुरल नंबर लेने हैं, जो मर्जी लीजिए आप। तो मैंने, क्योंकि मुझे ना एक चीज़ तो पता ही है यहाँ पर कि f1 की वैल्यू 3 है, तो मैंने क्या किया, x और y दोनों को 1 1 ले लिया, ठीक, और यहाँ इस फॉर्मूले में पुट किया, इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1, तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल है, f1 into f1 आ गया। अब f1 into f1 आया जब आपके पास, f1 की वैल्यू पता है 3 है, तो ये 3 into 3 हो गया, 3 स्क्वायर, यानी f2 ये एक
वैल्यू आ गई हमारे पास f2 की वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने f3 की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए डिपेंड करता है, आप x को 1 मानो, इसको 2 मानो, चाहे इसको 2 मानो, इसको 1 मानो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो हमने x को 1 लिया, y को 2 लिया। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर आपने इसको 1 लिया, यहाँ 2 लिया, तो f1 इंटू f2 हो जाएगा। f1 की वैल्यू वी नो दैट इज 3, f2 अभी हमने निकाला है, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, वो भी वैल्यू पुट कर दी, तो 3 रेज़ टू पावर 3 आ गई। तो पैटर्न आ गया हमारे पास एक, है ना। तो हम f1 3 है, f2 3 रेज़ टू पावर 2 है, f3 3 रेज़ टू पावर 3 है, एंड सो ऑन। तो अब हमें जो गिवन है वो लिखते हैं। हमें गिवन है ये, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ टर्म्स एंड द x इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करते रहिए, ऐड करते रहिए, और x की वैल्यू चेंज करके 1 to n जाएंगी, f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn इज इक्वल टू 120। इफ वी पुट द वैल्यूज f1 इज 3, f2 इज 3 स्क्वायर, f3 इज 3 क्यूब, तो इस तरीके से आया। एंड देखो, जब 1 है तो पावर 1 है, 2 है तो 3 की पावर 2 है, जब 3 होगा तो पावर 3 होगी। ऐसे ही जब fn है तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 120। दिस इज अ जीपी, क्लियरली इट्स अ जीपी। और इसमें फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशो इज ऑल्सो 3, तो r दैट इज 3 ग्रेटर देन 1, तो हमने फॉर्मूला सम का लगाया Sn, क्योंकि हमें Sn दैट इज गिवन इक्वल टू 120 है, तो इसका फॉर्मूला a r इज पर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 120। वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ a एंड r हेयर, तो ये आपका ये आया 3/2, जो कि इधर मल्टीप्लाई होकर 2/3 आया। यहाँ सिंप्लीफाई करोगे, ये आ गया 40, 42 ज़ा 80, 80 और ये -1 इधर आके हो गया +1, 81, 81 मीन्स 3 रेज़ टू पावर 4, तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 4। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है सम टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी आपकी जीपी दी हुई है, उसकी कुछ टर्म्स का जो सम है वो 315 दिया है। जैसे कि यहाँ पर सम दिया हुआ था, वैसे ही वहाँ पर हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो आर गिवन, जैसे कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो आर गिवन। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अब आप खुद करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज़ गिवन दैट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1 and the sum of the third term and fifth term is 90 and you have to find the common ratio. So first term is 1 and we have assumed that the common ratio is r because it's a GP, and the sum of third and fifth term is given 90 because it's a GP, so third term will be written as AR square and fifth term will be written as AR raised to power 4 equal to 90 because value of A1 is given, that is 1, so we have put the value of A here. So it is now r raised to power 4 plus r square minus 90 equal to 0. I can write this r raised to power 4 as r square of r square and solving it as because it's a quadratic equation in r square. So I have either you can take r square as y, उसको वैसे कीजिए, मैंने डायरेक्टली इसको किया है। I have splitted the middle term because it is 1 required here and multiply करें 1 into minus 90, तो इसको स्प्लिट करके मिडिल टर्म को अब आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप आर स्क्वायर को वाई सब्सटीट्यूट करके फिर कर लीजिए। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास एक तो आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर माइनस 10 आ गया। ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। तो दूसरी वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इट गिव्स अस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड दैट गिव्स r is equal to plus minus 3. So this is our answer. Now come to question number 10. In this question, the sum of the three numbers in GP. Again, this is the question of the GP in which the three numbers, sum of three numbers is given 56. मैंने आपको बोला था कि अगर AP की 3 नंबर्स का सम होता है तो हम A माइनस डी A प्लस डी लेते हैं, लेकिन GP में तो प्रोडक्ट दिया होना चाहिए था हमें, वो प्रोडक्ट हमें मिसिंग है, यहाँ पर नहीं है, तो हम A अपॉन आर ए आर नहीं लेंगे, बल्कि जो हम यूजुअली लेते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऑफ GP ए आर स्क्वायर लेंगे। और मैंने बताया था कि अगर प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा? A अपॉन आर ए आर। ओके, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 and 21 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम दीज नंबर्स देन वी ऑब्टेन एन AP, फाइंड द नंबर्स। तो हमने एज्यूम किया दैट दीज 3 नंबर्स इन द GP आर A R and AR square, and we have been given the sum is 56, therefore the sum is equal to 56. And according to the question, if 1 is subtracted from the first term, 7 is subtracted from the second term and 21 is subtracted from the third term, this GP becomes an AP.
तो इट हैज़ बिकम एन AP. And if it is an AP, then their common difference must be same, means A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, if A, B, C are in AP, then double of the middle term is equal to sum of the extreme terms. डायरेक्टली भी आपका आंसर यही आएगा. तो अगर ये AP में है तो ऐसा होता है. तो वैसे ही हमने किया, डबल ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स A1 एंड A3. ओके, आई हैव रिटन इट लाइक दिस. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो वी आर ऑब्टेनिंग दिस. लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास आया. अब a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से a प्लस ए आर स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है 56 माइनस ए आर, है ना. तो हमने a प्लस ए आर स्क्वायर की वैल्यू बाय यूजिंग 1 हमने वहाँ से पुट कर दी है, वो आई है 56 माइनस ए आर और ये -8 रखा. इसको सिंप्लीफाई आपने किया तो ए आर की वैल्यू 16 आ गई, इसको नंबर 2 दिया. अब ए आर की जो वैल्यू आई है उसको 1 में सब्सटीट्यूट कीजिए. कैसे सब्सटीट्यूट, इसको 1 को हमने दोबारा रीअरेंज करके लिखा है a प्लस ए आर स्क्वायर को ऐसे लिख लिया ए आर इंटू आर, क्योंकि हमारे पास ए आर की वैल्यू है इसलिए ए आर को हमने रीअरेंज करके लिखा है ए आर इंटू आर इज इक्वल टू 56 in this equation. Now put the value of the AR, that is 16. यहाँ भी 16 आ जाएगा, यहाँ भी 16 आ जाएगा, तो बचेगा क्या A प्लस 16R इज इक्वल टू 56. अब आप इस 2 को यूज़ कीजिए. 2 को यूज़ करके आप A की वैल्यू जो है वो 16/R लिख सकते हैं. तो मैंने A की वैल्यू 16/R. अब ये पूरी इक्वेशन आपकी R की टर्म्स में आ गई. पहले हमने 16 कॉमन निकाला, ये कैंसिल किया 56 से. उसके बाद यहाँ पर हमने एलसीएम लिया इधर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई है एक आर में. इसको सिंप्लीफाई करते ही आपकी आर की वैल्यूज़ आ जाएंगी, कॉमन रेशो आ जाएगी. तो उस आर की वैल्यू को आप नंबर 2 में पुट करना तो ए की वैल्यू आ जाएगी. ए और आर की दोनों वैल्यू आते हैं, इसका मतलब जीपी आपके पास आ गई. ए और आर की वैल्यूज़ पुट कीजिए और जीपी निकाल लीजिए जो आपके नंबर्स निकालने हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ हम टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन 11 में क्या दिया गया, जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स. If the sum of all the terms is 5 times the sum of those terms which are occupying the odd places, then you are to find out the common ratio. तो हमने मान लिया कि GP में as it is given that there are even number of terms, तो हमने उसमें मान लिया कि 2n number of terms हैं, ठीक है, और कॉमन रेशो उसकी R है. ओके, तो इसकी जो टर्म्स हो गई वो A1, A2, A3, A4 और लास्ट में A2n हो गई. तो जब हम इनको लिखेंगे तो A1, A2 क्योंकि कॉमन रेशो आ रहा है तो A r रेस्ट पर 1, A r रेस्ट पर 2, A r रेस्ट पर 3 अप टू A r रेस्ट पर 2n-1. तो इसमें फर्स्ट टर्म A है, कॉमन रेशो R है, नंबर ऑफ टर्म्स 2n है. अब इनका अगर सम लें सबका 2n टर्म्स का सम, मैंने S लिया है उसको, देन A प्लस ए आर स्क्वायर अप टू A r रेस्ट पर 2n-1. तो इसमें ये क्योंकि जीपी है, जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे. ए आर रेज टू पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2n-1 अपॉन कॉमन रेशो कितना है r-1. सम ऑफ ऑड प्लेसेस, अब इसको छोड़ दिया नंबर 1 देके. अब सम ऑफ ऑड प्लेसेस वाली टर्म्स कौन सी होंगी, A1, A3, A5, A2n-1. देखो अगर आपके पास 8 टर्म्स हैं और उसकी हाफ जो होंगी वो इवन प्लेस वाली, जैसे कि अगर आपके पास कितने प्लेसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके इवन नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल. उनमें से ऑड प्लेस वाले कौन से हैं, तो हाफ, जितनी 8 टर्म्स थी उसका हाफ जो है वो ऑड प्लेस में है. अगर हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n लिए हैं तो उसका हाफ यानी 2n डिवाइडेड बाय 2, इतनी नंबर ऑफ टर्म्स अब आपकी ऑड प्लेस टर्म्स होंगी, ठीक है. अच्छा, A1 का फॉर्मूला A3 का फॉर्मूला AR स्क्वायर, A5 का फॉर्मूला AR रेज़्ड टू पावर 4 एंड A2n-1. जो लास्ट टर्म है वह इवन प्लेस है, दैट इज, तो उसे जस्ट 1 बिफोर देन दैट मीन्स A2n-1 विल बी कंसिडर्ड एज द ऑड प्लेस टर्म एंड इट्स फॉर्मूला मीन्स विल बी AR रेज़्ड टू पावर 2n-2. फर्स्ट टर्म इज A and the common ratio here divide the two consecutive terms, we will get the common ratio is in this case R square. अब इनका सम जो होगा फॉर्मूला इसका, बिकॉज ऑल दीज आर इन ऑल्सो इन GP, तो
फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशियो r स्क्वायर, रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स आर n माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो दैट इज r स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है a कॉमन रेशियो raised to power n minus 1 upon common ratio minus 1. Here in this case common ratio is r square, so r square raised to power n minus 1. Okay, now according to the question, sum of total terms is means is equal to 5 times means multiply sum of the odd place terms means 5 times of s dash. So I put the formulas what I have here. I have obtained in 1 and I have obtained in 2 also by using 1 and 2 here. This I have obtained. You can see here पावर मल्टीप्लाई, ये भी 2n हो गया, तो ये पूरा ये तो कैंसिल हो गया है ना. तो वी आर लेफ्ट विद नाउ this r minus 1 will go to this side and this r minus 1 will go to this side and let me do it here. So this is 1 upon r minus 1 is equal to 5 times r minus 1 r plus 1, because r square minus 1 is r minus 1 r plus 1. R minus 1 cancel by r minus 1. This will shift to this side. R plus 1 is equal to 5. So r is equal to 4. यही आपको निकालना था common ratio. Now come to question number 12. इसमें है sum of first 4 terms of an AP is 56 and the sum of the last 4 terms is 112 and you are to find out the number of terms when you have been given that the first term is 11. तो फर्स्ट टर्म 11 गिवन है, हमने मान लिया बिकॉज दिस इज एन AP, तो इसका कॉमन डिफरेंस है वो D है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स इज 56. तो फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम सम 4 टर्म्स का निकाल रहे हैं तो n हमारा 4 हो गया, तो हमने n की जगह 4 बाई 2 2a1 प्लस n की जगह 4 माइनस 1 d इज इक्वल टू 56 एंड a1 इज 11. आई हैव पुट इट्स वैल्यू. दिस इज डिवाइडेड 4 is divided by 2, 2 को आप इधर ले गए डिवीजन में, सो दिस इज 3d is equal to this is 28 minus this 22, तो 3d is equal to 6 means d is equal to 2. हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 आ गया. आफ्टर दिस इट इज गिवन दैट सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स दैट इज 112, दैट इज गिवन 112. तो सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स s4 डैश, यानी लास्ट टर्म हमारी an है, उससे पहले वाली टर्म्स, उससे एक पहले वाली टर्म प्लस उससे एक पहले वाली टर्म हो गई. ठीक है, अब लास्ट सम इज गिवन 112, क्योंकि ये 4 टर्म्स का सम है तो 4 बाई 2. फर्स्ट टर्म इज हियर an, तो 2an प्लस n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1. अब d मैंने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि अब हम देखो रिवर्स ऑर्डर में ले रहे हैं इसको, है ना. और रिवर्स ऑर्डर में कभी भी आप AP को लिखते हैं तो आप उसमें जो भी D है आपका इस ऑर्डर में है. जब आपकी AP इस ऑर्डर में है A1 A2 A3 अप टू AN इस ऑर्डर में है तो D आपका 2 है. जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं AN माइनस 1 इस ऑर्डर में, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस D हो जाता है. ठीक है, अब इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई किया करना है, D की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास ये an की वैल्यू आ गई है 31. an का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. पुट द वैल्यू ऑफ d नाउ. d ओके, d की वैल्यू 2 है आपके पास और a1 की 11 है. पुट द वैल्यू एंड गेट द वैल्यू ऑफ n दैट इज 11. इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है. उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप लिखेंगे ऐसे, यू ट्राई टू डू दैट योर सेल्फ. अगर आपको वो समझ में आता है कि सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स में देखो आपका लास्ट n माइनस 3 an माइनस 2 an माइनस 1 देन an इज इक्वल टू 112. अब इस केस में आपके पास 4 टर्म्स का ही सम है, तो आप चाहें तो इसको 4 बाई 2 2a1 इसको लेंगे an माइनस 3 प्लस 4 माइनस 1 3 d. अब d ही लेंगे क्योंकि अब इसमें हमने रिवर्स ऑर्डर में सम नहीं लिया है, रिवर्स ऑर्डर में सम नहीं लिया है, इस वजह से आप इसमें d आपका 2 ही आएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर an माइनस 3 आएगा, ये बात ध्यान में रखना.
हाँ जी, इन क्वेश्चन नंबर 13 you have been given that a plus b upon a minus bx is equal to b plus cx upon c minus b minus cx is equal to c plus dx upon c minus dx and you are to prove that a b c and d are in gp. देखिए, अगर मुझे ये जीपी में प्रूव करना है तो इसका मतलब आई नीड टू प्रूव द रेशियोज आर इक्वल, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी. आई नीड टू प्रूव इट. तो हमने जो गिवन है वो लिया, इसमें से मैंने फर्स्ट टू रेशियोज पहले ली और उसमें सी एंड डी रूल अप्लाई किया. अब मुझे कैसे पता चला सी एंड डी रूल अप्लाई करना है? देखो, ये दोनों टर्म सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली इसमें सी एंड डी रूल लेना है. आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ऑल्सो. तो सी एंड डी रूल क्या होता है? जो न्यूमरेटर है, राइट इट इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर प्लस करना है यानी एज इट इज़ लिखना है, और नीचे इसके साइन चेंज करके यानी माइनस करके लिखना है. सेम हेयर ऑन दिस साइड ऑल्सो. तो इसको करके मेरे पास ये आया, क्योंकि माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स से कैंसिल हो गया, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी. तो ये आपके पास आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया. सो आई गॉट a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c. रेसिप्रोकल कर लो दोनों का, तो b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b. ये मेरे पास फर्स्ट आया. पहले हमने दो ये लिए थे, अब हम ये दो लेंगे, और उसमें भी अप्लाइंग सी एंड डी रूल. यहाँ पर भी आपने सी एंड डी रूल अप्लाई करना है. यहाँ पर भी सी एंड डी रूल अप्लाई किया तो हमें बिल्कुल सिमिलरली ये आया, बिल्कुल ऐसे ही सेम स्टेप्स करने हैं. अब ये देखो, b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, लेकिन c अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी. सो बाय 1 and 2 b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, और यही हमें प्रूव करना था. अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए, थोड़े से स्टेप्स इसके बड़े हैं. तो इसमें बोला है कि आपके पास एक जीपी है और कैपिटल एस इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ दैट जीपी and capital P is representing the product of the terms of that GP and capital R is representing the sum of the reciprocal of the terms of the GP, and you are to prove that P square R raised to power n is equal to S raised to power n. तो सबसे पहले हमारी जो GP हमने ली, ये उसका सम आ गया a plus AR square plus AR raised to power n minus 1, but we know that in the GP sum of n terms is ए आर रेज़ पर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. यहाँ पर हमने r ग्रेटर देन 1 लिया है, इसलिए वो वाला फॉर्मूला लगाया. अब देखिए बेटा, p क्या बोला है? p बोला इन सभी जो टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट लेना है. प्रोडक्ट में अब आपने लाइक टर्म्स को वी हैव टेकन टुगेदर, ए मल्टीप्लाइड टुगेदर, आर वाली टर्म्स लाइक टुगेदर वी हैव केप्ट देम टुगेदर, आर रेज़ पर 2 आर रेज़ पर 3 आर रेज़ पर n माइनस 1 तक. तो ये देखिए, ये a मल्टीप्लाइड n टाइम्स है, तो a रेज़ टू पावर n हो गया बिकॉज इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड. सो a रेज़ टू पावर n, जैसे 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यू राइट इट 2 रेज़ टू पावर 3. लाइक वाइज a इज बीइंग मल्टीप्लाइड हेयर n टाइम्स, सो वी हैव रिटन a रेज़ टू पावर n. नाउ हेयर r रेज़ टू पावर 1 है, r रेज़ टू पावर 2, r रेज़ टू पावर 3. इन दिस केस you can see all the bases are same and they are being multiplied with each other, so powers will be added by the rules of the exponents. So r raised to power 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1. You can see all these are in AP. अगर आप इसको देखें, मैं इधर से रख कर देती हूँ ताकि हम जो कुछ इसका पोर्शन रह भी गया है वो भी कर लेंगे साथ में. ये देखिए कि ये 1 प्लस 2 अप टू n माइनस 1, ये आपको AP दिखाई दे रहा है, और AP में फर्स्ट टर्म आपकी 1 है और D भी आपका 1 है. n माइनस 1 टर्म्स का सम है, तो n माइनस 1 बाई 2, फर्स्ट टर्म है 1 से लास्ट टर्म है n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास सम आया n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2. वही मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका सम जो आया n माइनस 1 इंटू n बाय 2. अब इसके बाद कैपिटल R इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टर्म्स, तो मैंने सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ले लिया. अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ गई 1 बाई ए, कॉमन रेशो अब आई है दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो 1 बाय आर, बिकॉज आर वी हैव ऑलरेडी टेकन ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 1 बाय आर इज नाउ लेस देन 1. दिस इज लेस देन 1. अब इसमें सम अगर लेस देन 1 अगर हो तो उस जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म ये 1 माइनस आर कॉमन रेशो यानी 1 बाय आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर कॉमन रेशो, दैट इज़ 1 बाय आर. कॉमन रेशो की जगह 1 बाय आर रखा है. यहाँ भी
और यहाँ भी। आप इसका एलसीएम लेंगे 1 की पावर n तो 1 ही है, r रेज़ टू पावर n एलसीएम आएगा, r रेज़ टू पावर n एलसीएम आया और r रेज़ टू पावर n इधर भी मल्टीप्लाई होगा, r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r रेज़ टू पावर 1। अब इसका भी आपने ऐसे ही किया, एलसीएम लिया तो r एलसीएम है, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर मैंने ऊपर कर दिया एंड r माइनस 1 ये लिखा है। आप इसको खुद सिंप्लीफाई अपने आप कीजिए, आपको समझ आएगा। अब इसके बाद ये भी r रेज़ टू पावर n है और ये भी r रेज़ टू पावर 1 है, बेसिस सेम है, डिवीजन हो गया, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, r रेज़ टू पावर n माइनस 1 ये आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, p स्क्वायर r रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू s रेज़ टू पावर n। आई एम टेकिंग बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर हैविंग पावर n, सो आई एम टेकिंग दीज टू टुगेदर। तो हमने क्या किया यहाँ पर s रेज़ टू पावर n अपॉन r रेज़ टू पावर n, आई हैव टेकन दीज टुगेदर। पहले मैं s अपॉन r राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई एम टेकिंग r अपॉन s अपॉन r मीन्स s डिवाइडेड बाय r। व्हाट इज s नाउ? s इज योर दिस a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। व्हाट इज r? r इज दिस 1 अपॉन a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन ये है आपका। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी, तो हमने क्या किया, s अपॉन r यहाँ कैलकुलेट किया, s की वैल्यू रखी, डिवाइडेड बाय r था तो उसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दिया। ये जो r आया था ना इसका रेसिप्रोकल यहाँ कर दिया क्योंकि डिवाइडेड बाय है, तो ये a ऊपर चला गया, r रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड r भी r माइनस 1 भी और r रेज़ टू पावर n माइनस 1 नीचे। अब ये देखो ये कैंसिल हो गया है ना, ये कैंसिल हो गया और r माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, तो बचा गया a इंटू a स्क्वायर r रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब हमें तो s अपॉन r रेज़ टू पावर n निकालना था, ये देखिए ये है ना, s अपॉन r रेज़ टू पावर n। तो हमने s अपॉन r निकालने के बाद रेज़ टू पावर n कर दिया, इसको पावर n कर दिया, पावर पावर मल्टीप्लाइड, तो ये पावर अंदर चली गई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब p स्क्वायर के इक्वल करना है तो आप लेफ्ट साइड आ जाइए, p स्क्वायर, p की वैल्यू क्या थी, ये थी p की वैल्यू, ये है आपके पास p की वैल्यू a रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू बाई 2 रेज़ टू पावर 2। अब ये पावर पावर मल्टीप्लाई, ये पावर 2 इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ये यहाँ पर हो गई कैंसिल, आपके पास ये आया, दिस इज इक्वल टू योर दिस, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। And the students, in question number 15, pth, qth and rth terms of an AP are small a, small b and small c respectively, then you have to show that q minus r into a plus p r minus p into b plus p minus q into c are equal to 0। तो हमने इसमें फर्स्ट टर्म ए पी की ना कैपिटल ए ली, क्यों? क्योंकि अगर हम स्मॉल ए लेते हैं, स्मॉल ए ऑलरेडी ये यूज़ कर चुका है, तो देयर विल बी कन्फ्यूजन। कॉमन डिफरेंस भी फिर मैंने कैपिटल डी ही लिया है, तो पीएथ टर्म ए दिया है और पीएथ टर्म का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस 1 इंटू डी, क्यूएथ टर्म बी लिया है उसका फॉर्मूला लिख दिया, आरएथ टर्म का भी फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें ये चाहिए कि दिस इज इक्वल टू 0, सो आई हैव कंसिडर दिस लेफ्ट साइड, सो q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इक्वल, सॉरी ये हमें 0 प्रूव करना है, ये हमें कंसिडर किया है। अब इसमें a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर ये, फिर हमने b की वैल्यू पुट कर दी, r माइनस पी के साथ b की वैल्यू पुट कर दी, फिर p माइनस क्यू के साथ हमने c की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है। अब ये देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो a के साथ q माइनस आर भी मल्टीप्लाइड है, इधर a के साथ r माइनस पी मल्टीप्लाइड है, a के साथ p माइनस क्यू मल्टीप्लाइड है, तो सब में से a कॉमन हो गया और अंदर क्या बचेगा, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ देखिए p माइनस 1 q माइनस आर मल्टीप्लाई डी, फिर p माइनस आर माइनस पी क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, फिर p माइनस क्यू आर माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, सब में d कॉमन है तो d निकाल दिया, तो बाकी क्या बचेगा, q माइनस आर इंटू पी माइनस 1, फिर प्लस r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 प्लस फिर p माइनस क्यू आर माइनस 1। ठीक है, अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये सारे हो गए कैंसिल, ये आ गया a इंटू 0। आप अगर इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए और ये भी आ जाएगा 0, आप खुद करके देखिए इसको, तो ये 0 प्लस 0 आ गया आपके पास 0, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ये हमें गिवन है कि ये दिस इज इन AP एंड यू आर टू प्रूव दैट ABC आर ऑल्सो इन AP। अच्छा, इसको स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है वो AP में, जैसे सपोज करो आपके पास है 5, 10, 15, 20, ये आपके AP में दिखाई दे रहे हैं, है ना।
5 में प्लस ऐड किया 5, 10 में प्लस 5 ऐड किया, कॉमन डिफरेंस इसमें डी दिखाई दे रहा है। अगर कोई आपके पास सीक्वेंस एपी में है, सेम नंबर इफ यू विल ऐड इट विल रिमेन इन एपी, सेम नंबर यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच टर्म, even then it will remain in AP. if you multiply it with the same number even then it will remain in AP. और अगर डिवाइड करते हैं सेम नंबर से even then it will remain in AP. जैसे अगर मैं 2 ऐड करती हूँ तो ये बन जाता है 7, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 17, ये बन जाएगा 22, even then it is in AP. चेक कर लीजिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इसका 5 है। अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर देती हूँ तो ये हो गया 3, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 15 माइनस 2 13, ये कितना है 20 माइनस 2 18, तब भी ये एपी में 3 प्लस 5 8 प्लस 5 13 प्लस 5, तो यानी ऐड किया ईच टर्म टू ऑफ दिस एपी, इवन दैन इट्स एपी, सब्ट्रैक्ट किया तब भी वो एपी है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख रही हूँ उसको। 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 15 2 ज़ा 30, 40 2 ज़ा 40। अब ये देखिए कितना इसमें डिफरेंस कितना है 10 का, इसमें कितना डिफरेंस है 10 का, इसमें कितना डिफरेंस है 10 का, इवन दैन इट इज़ इन एपी। अगर आप डिवाइड करते हैं, चलिए हमने सबको डिवाइड कर दिया 2 से, तब देखते हैं क्या ये एपी में है। ये आ गया 2.5, ये आ गया 5, ये आ गया 7.5, ये 10। अब डिफरेंस इसमें 2.5 का है। तो हमने सीखा कि अगर कोई आपको टर्म्स कुछ हैं एपी में है तो अगर हम इफ़ वी मल्टीप्लाई डिवाइड ईच टर्म बाय एनी पर्टिकुलर नंबर देन ऑल्सो इट रिमेन्स इन एपी। डिवाइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे हर नंबर में कोई पर्टिकुलर नंबर, इवन देन इट रिमेन्स इन एपी। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास गिवन है दिस दिस एंड दिस आर इन एपी। मैंने क्या किया +1 कर लिया इन सब में। तो अभी हमने सीखा कि अगर हम कोई सेम नंबर ऐड कर रहे हैं इन ईच टर्म ऑफ एपी इवन देन इट रिमेन्स इन एपी, तो यहाँ पर हमने +1 किया, यहाँ हेयर एंड हेयर ऑल्सो, सो इट विल रिमेन इन एपी। ओके, अब 1 को मैं लिख रही हूँ। 1 को तो यू कैन राइट 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, in any number in the fraction form you can write it like this. So 1 को I have written in the form of a upon a, ताकि मैं a कॉमन निकालूँ। जैसे इन 2 टर्म्स में से a कॉमन है। इस 1 को मैंने b upon b लिखा, इस 1 को मैंने c upon c फॉर्म में लिखा। एंड फ्रॉम हेयर एंड हेयर व्हाट इज कॉमन, ये देखो ये a और ये a कॉमन निकल गया, बचा क्या 1 by b प्लस 1 by c प्लस 1 by a। लाइकवाइज हेयर, फ्रॉम हेयर आई हैव टेकन b कॉमन, from here I have taken c common, so I can see common factor is here 1 upon a plus 1 upon b 1 upon c, here also 1 upon a 1 upon b 1 upon c, here also 1 upon a 1 upon b 1 upon c. So if we divide the this is also in AP, so if we divide the whole these all these terms of the AP by 1 upon a प्लस 1 upon b प्लस 1 upon c, इवन देन इट विल रिमेन इन AP। तो हमने उसी से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा a b एंड c। तो हमने इसे डिवाइड किया, हमारे पास ये आ गया। सो दिस इज ऑल्सो इन AP।